हे फ्रेंड्स, वेलकम टू दैट संकल्प। मैं प्रिंस महेश्वरी। दोस्तों, जैसे कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लेक्चर सीरीज चल रही है और लास्ट हमने द स्टेट्स डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्टेट लेजिस्लेचर, एडवोकेट जनरल, गवर्नर एंड ऑल द स्टेट रिलेटेड थिंग्स डिस्कस की थी, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज पंचायती राज। दुनिया में भारत के सिवाय कहीं और पंचायती राज नहीं है। द पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है जी, फाइनेंस कमीशन और ये चीजें सारा कुछ देखते हैं आज के हम लेक्चर में। ठीक है जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज डिस्कस होने वाली हैं। स्टे कनेक्टेड विद अस, वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें कवर हो पाए और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन ना रह पाए। So let's start with the lecture number 7th of the Indian Constitution. पंचायती राज देखते हैं जी। पंचायती राज पार्ट 9th, आर्टिकल 243 टू 243 ओ। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9th में आता है जी पंचायती राज। ठीक है, आर्टिकल है 243 से लेकर 243 ओ तक। और जो शेड्यूल है, इसका शेड्यूल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। शेड्यूल है 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and it was added by 73rd amendment act 1992। बहुत लंबी जर्नी रही है जी पंचायती राज की। 1957 में पहले रिकमेंडेशन आई और 1992 में जाके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ। तो 73rd अमेंडमेंट के साथ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 73rd अमेंडमेंट के साथ ये ऐड हुआ 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है जी, पंचायती राज। जो पंचायती राज है ये सिर्फ भारत में, दुनिया में और कहीं पे भी नहीं है। फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस पंचायती राज सेटअप किया गया। जो शेड्यूल 11 था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आते हैं 29 आइटम्स जिनके ऊपर काम करने की, जिनके ऊपर कानून बनाने की, या जो पंचायतों के अंडर आती हैं। ठीक है जी, जैसे जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूरल डेवलपमेंट है, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, छोटी एमएसएमईज हैं, ठीक है, या जो विलेज लेवल पे कोई काम होना है, ग्राम पंचायत लेवल पे काम होना है, ब्लॉक लेवल पे काम होना है, तो ये सारा किसके अंडर आता है? पंचायतों के अंडर आता है जी, पंचायती राज के अंडर आता है। और ऐसी 29 आइटम्स आती हैं पंचायती राज के अंडर शेड्यूल 11 में, राइट। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट फाउंड ओनली इन इंडिया, पहले डिस्कस कर चुके हैं। The first recommendation of पंचायती राज was given by बलवंत राय कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। पंचायती राज की पहली रिकमेंडेशन किसने दी? बलवंत राय कमेटी ने 1957 में। ठीक है, 1957 में बलवंत राय कमेटी ने कहा कि इंडिया में पंचायती राज होना चाहिए। एंड दे रिकमेंडेड 3 tier स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज। इन्होंने 3 tiers मतलब 3 लेवल्स जो रेकमेंड किए पंचायती राज के, कि जो पंचायती राज है वो 3 लेवल्स में डिवाइड होना चाहिए। दे रिकमेंडेड 3 tier स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज, राइट। पहला स्ट्रक्चर है ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल। जो गांव में है, गांव में क्या हो जी? ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल। पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल। काफी सारे गांव को मिला के क्या बनता है? एक ब्लॉक। नंबर ऑफ विलेजेस का एक ब्लॉक बनता है। तो ब्लॉक लेवल पे क्या हो जी? पंचायत समिति, जिसे ब्लॉक समिति भी बोल देते हैं। और ब्लॉक्स को मिला के क्या बनते हैं जी? एक डिस्ट्रिक्ट। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या हो? जिला परिषद। बिल्कुल बेसिक। ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ग्रुप ऑफ विलेजेस दैट इज ब्लॉक, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, ग्रुप ऑफ ब्लॉक दैट इज डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या हो? जिला परिषद। ऐसे 3 tiers में डिवाइड किया गया पंचायती राज को। यह रिकमेंडेशन दी बलवंत राय कमेटी ने। ठीक है जी। नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान वाज द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट पंचायती राज। सबसे पहले भारत में जो पंचायती राज इंप्लीमेंट हुआ जी, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ जी ऑन 2 अक्टूबर 1959। गांधी जी के बर्थडे वाले दिन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में पंचायती राज लागू किया गया, इंप्लीमेंट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अशोक मेहता कमेटी सेटअप बाय जनता पार्टी गवर्नमेंट। तो 1977 में एक और कमेटी बिठाई गई जी पंचायती राज के लिए, दैट इज अशोक मेहता कमेटी। और इन्होंने क्या रेकमेंड किया? दे रेकमेंडेड पंचायती राज टू बी 2 tier स्ट्रक्चर। इन्होंने पंचायती राज का 2 tier स्ट्रक्चर रेकमेंड किया। इन्होंने कहा कि अशोक मेहता कमेटी ने कहा कि जो पंचायती राज है वो 2 tiers में डिवाइड होनी चाहिए। कौन से 2 tiers? फर्स्ट है मंडल पंचायत। ये कहते हैं जो विलेज लेवल पे मंडल पंचायत हो, फॉर ग्रुप ऑफ विलेजेस के ग्रुप जिसके टोटल पॉपुलेशन 15 से 20 हजार, मान लो 5, 10, 15, 20
जितने भी विलेजेस हैं जिसकी पॉपुलेशन 15 से 20,000 बनती है टोटल, ठीक है, उनका एक मंडल बनाया जाए और उस लेवल पे क्या हो, मंडल पंचायत फॉर ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है जी। और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल इसको सेम रखा गया। ये रिकमेंडेशन दी अशोक मेहता कमेटी ने। एक और कमेटी बनी जी एल.एम. सिंघवी कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेटअप इन 1986 बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट टू प्रिपेयर कंसेप्ट पेपर ऑन रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को रिवाइटल करने के लिए, खड़ा करने के लिए एक प्रॉपर कंसेप्ट पेपर तैयार करने को कहा एल.एम. सिंघवी कमेटी को राजीव गांधी गवर्नमेंट ने। एंड recommended that पंचायती राज should be constitutional recognized and protected। और जो एल.एम. सिंघवी कमेटी है, इन्होंने क्या रेकमेंड किया जी, जो पंचायती राज है उसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाना चाहिए। इट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, एंड प्रोटेक्टेड। इससे कॉन्स्टिट्यूशन से सुरक्षा मिले, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये प्रोटेक्ट किया जाए पंचायती राज, ठीक है जी। तो अगर इसमें कोई चेंजिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट से चेंज हो। ये नहीं कि आज एक पार्टी आई उसने कोई कानून बना दिया, कल दूसरी पार्टी आई उसने चेंज कर दिया। प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल इसे वैलिडिटी मिले, ये एल.एम. सिंघवी कमेटी ने जी अपना रेकमेंड किया, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं पंचायती राज के, ये देख लेते हैं जी। आर्टिकल 243 एक ग्राम सभा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। आर्टिकल 243 भी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। पंचायत कैसे बनाई जाएंगी, जिसमें एक पंच होगा, जिसमें एक सरपंच होगा, पंच होंगे, ठीक है जी, ये सारा कुछ। नेक्स्ट आर्टिकल 243 सी कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत। 243D रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ठीक है जी, फॉर एससीज, एसटीज एंड वुमेन, इनके लिए जो सीट्स रिजर्व रखी जाएंगी। 243E ड्यूरेशन ऑफ पंचायत कितनी है, 5 साल होती है ड्यूरेशन पंचायत की। 243G पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। पंचायतों की क्या पावर्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या अथॉरिटीज हैं, ये डिस्कस किया गया, मतलब ये दिया गया 243G में। 243H अगेन इंपॉर्टेंट है जी, पावर टू इम्पोज टैक्सेस, ड्यूटीज एंड कलेक्ट फंड्स, ठीक है जी, कि पंचायतों के पास पावर है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, विधानसभा विधान परिषद, वो पंचायतों को पावर दे सकती है कि वो किसी तरह का टैक्स या किसी तरह की कोई ड्यूटी या कोई फंड कलेक्ट करके सरकार को जमा करवाए, ठीक है जी, सरकार के बिहाफ पे कलेक्ट करे, ठीक है, ये ड्यूटी दी जा सकती है पंचायतों को। 243 के इलेक्शंस ऑफ पंचायत, पंचायतों के इलेक्शंस आते हैं जी। 243O 243O है जी, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। जो कोर्ट्स हैं जी, ठीक है, जो कोर्ट्स हैं वो पंचायतों की इलेक्शन में इंटरफेयर नहीं कर सकती, ठीक है जी। इलेक्शंस में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, कुछ गलत हो रहा है, उसमें इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन इलेक्शंस के स्ट्रक्चर में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती कोर्ट्स, ठीक है, ये पाबंदी है। इलेक्शन ऑफ पंचायत, जो पंचायतों की इलेक्शन होती है, होती है स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर। स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है जी पंचायतों की इलेक्शंस। डन, चलो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, याद रखना। नेक्स्ट, टू बिकम द मेंबर ऑफ पंचायत मिनिमम एज 21 साल, टेन्योर एट पंचायत का 5 साल 5 इयर्स, 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 50%। 1/3 जो रिजर्वेशन है वो महिलाओं के लिए रखी गई है, जिसे 50% तक भी लेके जाया जा सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, एवरी मेंबर इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, कोई भी पर्सन जिसके 18 साल एज हो चुकी है, जो पंचायत की वोट के लिए एलिजिबल है, या जो विलेज में रहता है, या जो ब्लॉक का मेंबर है, ठीक है जी, वो पंचायतों के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, अपनी वोट देगा। एवरी मेंबर इज इलेक्टेड बाय द पीपल, और पंचायतों के जितने भी मेंबर हैं, पंच सरपंच सभी चुने जाएंगे जी लोगों के द्वारा। इलेक्शंस हेल्ड अंडर द स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है जी। द गवर्नर ऑफ द स्टेट शेल after every 5 years constitute a finance commission to review the financial position of पंचायत। गवर्नर हर 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन बिठा सकते हैं जी पंचायतों के लिए, जो पंचायतों की जो क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, पंचायतों को फंड अच्छे से मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा, या ज्यादा जरूरत है, तो इन सब चीजों के लिए फाइनेंस कमीशन बिठा सकते हैं कौन, गवर्नर। ये पावर गवर्नर के पास है, ठीक है जी। द स्टेट लेजिस्लेचर में ऑथराइज पंचायत टू लिवाई, कलेक्ट
एंड एप्रोप्रिएट टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स, फीस हमने पहले डिस्कस किया। जो विधानसभा विधान परिषद है वो पंचायतों को पावर दे सकती हैं कि पंचायतें कोई टैक्स या कोई ड्यूटी लगा के इकट्ठा कर सकती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, द स्टेट लेजिस्लेचर में एंडो द पंचायत विद सच पावर एंड अथॉरिटी एज मे नेसेसरी टू एनेबल देम द फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ये गांधी का आइडिया जी, गांधीयन आइडियोलॉजी बोलती है कि पंचायतों को इतनी पावर दी जानी चाहिए कि वो लोकल लेवल पे, विलेज लेवल पे, जो पंचायतें अपने लेवल पे एज अ लोकल गवर्नमेंट काम कर सके। ठीक है जी। सो यही कह रहे हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर पंचायतों को इतनी पावर दे सकती हैं कि जो पंचायतें हैं वो एज अ फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, एज अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल लेवल पे सेल्फ सरकार की तरह, गवर्नमेंट की तरह काम कर सके, इतनी पावर दी जानी चाहिए, या स्टेट लेजिस्लेचर ये पावर दे सकता है पंचायतों को। ठीक है जी। कुछ एरियाज हैं जहां पे पंचायती राज लागू नहीं होता। फॉलोइंग एरियाज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पंचायती राज, जैसे कि नागालैंड में नहीं होता जी, मेघालय, मिजोरम, हिल काउंसिल ऑफ मणिपुर, डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल, ऑल यूटीज एक्सेप्ट दिल्ली। ठीक है जी, ऑल यूटीज एक्सेप्ट दिल्ली। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर यूटी बनने से पहले का ये कानून है, लेकिन जम्मू कश्मीर में यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायतों के इलेक्शंस हुए हैं। ठीक है जी, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, जब अमेंडमेंट से चेंजेस होंगी तब देखेंगे जी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया ऑल यूटीज एक्सेप्ट दिल्ली, दिल्ली को छोड़ के किसी भी यूटी में पंचायती राज लागू नहीं होता। ठीक है जी, लेकिन जम्मू कश्मीर में होता है। मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हुई हैं पंचायतों की। नेक्स्ट, अब जहां पे पंचायती राज लागू नहीं होता वहां पे क्या लागू होता है जी, पीसा एक्ट। ठीक है, पीसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट। ठीक है, 1996 में आया जी, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट। ठीक है, जिन एरियाज की कुछ अलग एथनिसिटी है, अपना कल्चर है, हिस्ट्री है, जहां पे पंचायती राज लागू करने से उनका जो उनकी जो हिस्ट्री है, उनका जो कल्चर है, उनकी जो एथनिसिटी है, लैंग्वेज है, वो अफेक्ट होती है या हो सकती है, तो उन एरियाज में पंचायती राज लागू नहीं होता जी। ठीक है, द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द पंचायत आर नॉट एप्लीकेबल टू द 5th शेड्यूल एरियाज। जो शेड्यूल 5th शेड्यूल में जौन से एरियाज, जौन सी स्टेट्स मेंशन की गई हैं, ठीक है, 5th शेड्यूल के अंदर, ठीक है जी, तो उन एरियाज में पंचायती राज लागू नहीं होता, उन एरियाज में पीसा एक्ट लागू होता है। ऐसी 10 स्टेट्स हैं जहां पे पंचायती राज नहीं लागू होता, पीस एक्ट लागू होता है। ठीक है जी। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पार्लियामेंट इज इनेक्टेड देयर प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्ट 1996। तो यहाँ पे क्या होता है जी, पंचायत एक्ट 1996। ठीक है, ये वाला एक्ट, पीस एक्ट लागू होता है। एट प्रेजेंट 10 स्टेट्स हैव 5th शेड्यूल एरियाज। पूरी स्टेट में नहीं, जहां पे ये एरियाज हैं, 5th शेड्यूल के जो एरियाज मेंशन है, जहां पे ये एरियाज हैं, वहां पे पंचायती राज लागू नहीं होता। ठीक है जी, तो एट प्रेजेंट ऐसी 10 स्टेट्स हैं जिसके एरियाज 5th शेड्यूल के अंदर आते हैं, तो वहां पे पंचायती राज लागू नहीं होता, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा एंड राजस्थान। ठीक है जी, इन स्टेट्स के जिस एरिया में जो एरियाज शेड्यूल 5th के अंदर आते हैं, उन एरियाज में पीस एक्ट लागू होता है जी, पंचायती राज लागू नहीं होता। ठीक है जी, सो दिस वाज पंचायती राज। तो ये था जी हमारा पंचायती राज कब बना, किस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी, कब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ, कौन से शेड्यूल में आता है, कितने क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, पंचायतों के पास कितनी पावर है, मिनिमम एज क्या है, पंचायत का मेंबर बनने के इलेक्शन कौन करवाता है, कोर्ट्स इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जी पंचायती राज से। तो पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से अच्छे से करना है इसे। अगला देखते हैं जी म्यूनिसिपैलिटी। अगला है म्यूनिसिपैलिटी, पार्ट है 9th ए, उसका था 9th पंचायती राज का, इसका पार्ट है 9th ए। आर्टिकल है 243P, वो ओ पे खत्म हो रहा था, ये पी पे स्टार्ट हो रहा है, 243P टू 243ZG। ठीक है जी, ZG शेड्यूल क्या इसका, 12th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडेड बाय 74th अमेंडमेंट 1992। ठीक है जी, कौन सी अमेंडमेंट के साथ ऐड हुआ, 74th अमेंडमेंट 1992। ठीक है जी, तो अमेंडमेंट्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 73rd भी 74th भी।
शेड्यूल 12 कंटेन्स 18 आइटम। जैसे पंचायतों के अंडर 29 आइटम्स आती हैं, ऐसे ही म्यूनसिपैलिटी के अंडर आती हैं जी 18 आइटम्स, जिनकी पावर्स म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपैलिटी के पास है। जैसे सैनिटेशन हो गया, हाइजीन हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन होगी, ठीक है जी, जो जो गलियों की डेवलपमेंट होगी, गली जो लोकल सिटी लेवल पे जो गलियां बननी है, सड़कें बननी है, ये सारा कुछ, ठीक है जी। तो ये किसके अंदर, जो स्ट्रीट लाइट्स होगी, ठीक है जी, तो सिटी की जो डेवलपमेंट है, जो ब्यूटिफिकेशन है, तो ये सारा किसके अंदर आता है जी, म्यूनसिपैलिटी के अंदर, ठीक है। तो ऐसी 18 आइटम्स हैं जिसके ऊपर पावर किसके पास है, म्यूनसिपैलिटी के अंदर। लॉर्ड रिपन को बोला जाता है जी फादर ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट। हिस्ट्री में जाएंगे हम जब गवर्नर जनरल्स में, वाइसरॉयज में, तो लॉर्ड रिपन को बोला जाता है जी फादर ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है जी। द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की पहली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भारत में थी। भारत में है जी दुनिया की सबसे पुरानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दैट इज मद्रास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, 1688 में बनी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, दुनिया की पहली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां पे थी, इंडिया में, ठीक है जी। मद्रास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कब बनी, 1688 में, राइट। अब जो म्यूनिसिपैलिटी है जी, ये क्या 3 टियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी क्या है, 3 टियर स्ट्रक्चर। सबसे पहले है जी नगर पंचायत फॉर ट्रांजिशनल एरिया, ठीक है। ट्रांजिशनल एरिया की कोई डेफिनेशन नहीं है, गवर्नमेंट किसी भी एरिया को ट्रांजिशनल एरिया डिफाइन कर सकती है। खास करके जो एरियाज रूरल से अर्बन में ना, वो क्या होता है, ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है जी, जहां पे बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रही है, किसी भी एरिया को गवर्नमेंट ट्रांजिशनल एरिया मतलब डिफाइन कर सकती है, तो वहां पे क्या होगी जी, नगर पंचायत, ठीक है। म्यूनिसिपल काउंसिल फॉर स्मॉलर अर्बन एरियाज, जो छोटे अर्बन एरियाज हैं वहां पे क्या होगी जी, म्यूनिसिपल काउंसिल। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर लार्जर अर्बन एरियाज, जो बड़ी सिटीज हैं, लार्जर अर्बन एरियाज हैं, वहां पे क्या होगी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये भी 3 टियर स्ट्रक्चर है जो म्यूनिसिपैलिटी है, राइट। नेक्स्ट, एवरी मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इज इलेक्टेड बाय द पीपल। ये स्ट्रक्चर सारा पंचायती राज की तरह सेम है, ठीक है जी। मिनिमम एज है 21 ईयर्स, टेन्योर 5 ईयर्स, वही रिजर्वेशन है 1/3, इसे 50% तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इलेक्शंस हेल्ड अंडर स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है जी। मेयर इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन के पॉलिटिकल हेड कौन होते हैं, मेयर। और कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होते हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर, जनरली आईएएस ऑफिसर रहते हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ कॉर्पोरेशन, राइट। ठीक है जी। बाकी वो चीजें सेम है कि कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं कर सकते इनके इलेक्शंस में। वही 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन बिठा सकते हैं, गवर्नर कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं फॉर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ये कॉर्पोरेशंस। तो बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है जी, राइट। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं। 243Q कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, 243R कॉम्पोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, 243S कॉम्पोजिशन ऑफ वार्ड कमेटीज। सिटी में क्या होते हैं, वार्ड्स होते हैं जी, ठीक है। कॉर्पोरेशन के अंदर क्या आते हैं, वार्ड्स आते हैं, तो वार्ड्स कमेटी। 243W पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। 243X पावर टू इम्पोज टैक्सेस, फंड्स, ड्यूटीज, वही सेम पंचायतों की तरह है। 243Y फाइनेंस कमीशन फॉर द म्यूनिसिपैलिटी। 243Z बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, भाई जो हमने पहले डिस्कस किया, इलेक्शंस में कोर्ट्स इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। और जो इनकी इलेक्शंस होती हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर होती हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके अंडर नहीं होती जी। डन, यहां तक समझ आया, होपफुली आपको समझ आया होगा, ठीक है जी। तो इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए, और जो दोस्त यहां तक वीडियो देख चुके हैं, वीडियो को कृपया लाइक कीजिए, ठीक है। आपके लाइक्स हमारे लिए बूस्ट अप का काम करती हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको फायदा हो सके, ठीक है जी। जो नॉलेज हमें मिल रही है वो सबको मिल सके, और हमें और बेटर आइडियाज मिल सके, ठीक है जी। अगला देखते हैं, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 पार्ट है 12th। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंडर आता है जिसका पार्ट है 12th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखते हैं, फाइनेंस कमीशन इज कंसिस्टेड ऑफ अ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स, ठीक है जी। फाइनेंस कमीशन में क्या होता है, एक चेयरमैन रहता है और बाकी 4 अदर मेंबर्स रहते हैं, 4 और मेंबर्स रहते हैं, टोटल 5 जने।
दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्हें अपॉइंट कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति, एंड रिजाइन्स टू द प्रेसिडेंट ओनली, और ये रिजाइन भी सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही करेंगे। टेन्योर ऑफ फाइनेंस कमीशन इज 5 years, इनका टेन्योर है 5 साल, राइट। चेयरमैन मस्ट बी ए पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक अफेयर्स, जो चेयरमैन होगा फाइनेंस कमीशन का उसे पब्लिक अफेयर्स का जो एक्सपीरियंस, एक वाइड या लंबा एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने करियर में। द चेयरमैन मस्ट बी ए पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक अफेयर्स, जनरली ये आईएएस ऑफिसर्स या रिटायर्ड जजेस होते हैं कोर्ट्स के, ठीक है जी। नेक्स्ट, एंड द मेंबर शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग, और जो मेंबर्स हैं उन्हें कैसे सिलेक्ट किया जाता है, कौन होते हैं मेंबर्स, देखते हैं जी। अ जज ऑफ हाई कोर्ट और क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज पर, सॉरी जी यहाँ पे आएगा हाई कोर्ट, या तो वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, मतलब रिटायर्ड जज हो सकता है, या क्वालिफाई हो जज बनने के लिए, ठीक है जी। तो अगर ये क्राइटेरिया एलिजिबल मतलब कोई करता है तो वो मेंबर बन सकता है फाइनेंस कमीशन का, एक मेंबर तो ये होना चाहिए। दूसरा, a person should have specialized knowledge of finance and accounts of the government, ठीक है जी। एक पर्सन को स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस के और अकाउंट्स की सरकार के अंडर, ठीक है, सरकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें, ठीक है जी। तीसरा, पर्सन हु हैज वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे एडमिनिस्ट्रेशन में या फाइनेंशियल मैटर्स में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, ठीक है जी। और फोर्थ, अ पर्सन हु हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, जिससे स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमिक्स में जो वाइड नॉलेज हो, तो ये चारों फील्ड से पर्सन होने चाहिए जी। तो ऐसे गठन होता है फाइनेंस कमीशन का, ठीक है। फंक्शन, एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन फाइनेंस कमीशन का जी, अंडर आर्टिकल 270 इट रेकमेंड्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द बेसिस, कि किस बिहाफ पे, किस बेसिस पे, द बेसिस ऑन विच टैक्सेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेंटर एंड स्टेट्स, कि किस बेस पे जो टैक्सेस हैं वो सेंटर और स्टेट के अंदर डिवाइड होने चाहिए। ये रिकमेंडेशन देता है फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन दे देते हैं सरकार को, ठीक है जी, गवर्नमेंट को। लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर ये रिकमेंडेशन किसी भी तरह बाइंडिंग नहीं है, जस्ट एडवाइजरी है, ठीक है जी। फाइनेंस कमीशन एडवाइजरी बॉडी है, इनकी एडवाइस सरकार माने या ना माने सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, ये बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। यही मेन फंक्शन है फाइनेंस कमीशन का, ठीक है। और रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है। तो आज का क्वेश्चन ये रहेगा जी, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हु इज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है, ठीक है जी। एक जस्ट हिंट दे देता हूं, दिस पर्सन इज फॉर्मली दिस पर्सन इज एसोसिएटेड विद नीति आयोग, पहले ये पर्सन नीति आयोग से लिंक रखते थे, ठीक है जी। तो एक हिंट भी दे दिया आपको और आप इसका देखोगे जी ये पर्सन कौन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जीएसटी काउंसिल, आर्टिकल है 279A, जीएसटी काउंसिल, ठीक है जी। 101st अमेंडमेंट के साथ एक न्यू टैक्स रिजीम आई और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूट होकर एक ही टैक्स के अंदर आ गए, दैट इज जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी काउंसिल आती है अंडर आर्टिकल 279A, ये इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। 101st अमेंडमेंट 2016 के साथ क्या लागू हुआ जी, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है जी। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जीएसटी काउंसिल को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, इसका गठन कौन करता है जी, भारत के राष्ट्रपति। द सेक्रेटरीट ऑफ द काउंसिल लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, जो जीएसटी काउंसिल का सेक्रेटरीट है ये कहां पे है, न्यू दिल्ली में है जी, राजधानी में। द फाइनेंस मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन होंगे, हमेशा जो भी भारत देश के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वही हमेशा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे जीएसटी काउंसिल के, ठीक है जी। नेक्स्ट, द यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी इज द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल, ठीक है जी। जो इंडिया के रेवेन्यू सेक्रेटरी होंगे वही जीएसटी काउंसिल के भी सेक्रेटरी होंगे, ये कंडीशन भी क्या फिक्स है, राइट, ठीक है। और जितनी भी स्टेट्स हैं सारे स्टेट्स के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो मेंबर होते हैं जीएसटी काउंसिल के। टाइम टू टाइम जीएसटी काउंसिल्स की मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, जिसमें किसी चीज पे टैक्स कम करना है, किसी चीज पे टैक्स बढ़ाना है, किसी को टैक्स सिस्टम से एग्जम्प्ट करना है, ठीक है जी। तो ये सारा जीएसटी काउंसिल के अंदर आता है। फिलहाल लिकर के ऊपर एंड पेट्रोलियम के ऊपर इंडिया में जीएसटी नहीं है, ये जीएसटी के अंदर नहीं आती है, दोनों वैट के अंदर आती है, वैल्यू एडेड टैक्स के अंदर आती है, ठीक है जी। अगला देखते हैं,
पब्लिक सर्विस कमीशन पार्ट है 14th, आर्टिकल है 315 to 323। पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है जी? देखो, गवर्नमेंट ने पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोवाइड किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया सेंटर के लिए भी, स्टेट्स के लिए भी। जैसे कि यूपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन का काम है ग्रुप ए ऑफिसर्स के एग्जाम कंडक्ट करना, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, आईईएस, सीडीएस, जो इंडिया के ग्रुप ए ऑफिसर्स होंगे उनके एग्जाम कंडक्ट करके उनकी रिक्रूटमेंट करना। ठीक है जी। ऐसी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका काम है स्टेट के जो ग्रुप ए ऑफिसर्स होंगे उनके रिक्रूटमेंट करना। ठीक है जी। तो हर साल क्या होता है, स्टेट के गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक लेटर लिख के दे देते हैं कि स्टेट में इतने आईएएस, इतने आईपीएस, मतलब इतने सिविल सर्वेंट्स की जरूरत है। ठीक है जी। ऐसी सारी स्टेट्स की जब लेटर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पहुंच जाती हैं, तो जो स्टेट्स की रिक्वायरमेंट है प्लस उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्वायरमेंट है वो ऐड होके, तो जितने भी पोस्ट बनती है, जितनी रिक्वायरमेंट है, तो उतने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एग्जाम कंडक्ट होता है हर साल यूपीएससी का। ठीक है जी। और एग्जाम कंडक्ट होने के बाद पूरा जो प्रोसेस है वो चलता है, रिक्रूटमेंट होके अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टेट्स में जो ये सिविल सर्वेंट्स है वो भेज दिए जाते हैं, जो सेंटर रिक्वायरमेंट होती है वो सेंटर रख लेती है। ठीक है जी। तो ऐसा चलता है जो सिस्टम है। नेक्स्ट, पहले देखते हैं जी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है जी। इट्स मेंबर एंड चेयरमैन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसके जो मेंबर्स हैं और चेयरमैन है, जो कौन अपॉइंट करता है जी? भारत के राष्ट्रपति। कंसिस्टेड ऑफ 9 to 11 मेंबर्स, जनरली 9 मेंबर होते हैं, 9 से 11 मेंबर्स के बीच में होते हैं यूपीएससी। टेन्योर 6 इयर्स, मेंबर्स का टेन्योर कितना है? 6 साल, और रिटायरमेंट एज है 65 इयर्स, विच एवर इज अर्लियर, जो भी चीज पहले कंप्लीट हो गई। हाफ ऑफ द मेंबर्स मस्ट हैव एटलीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कम से कम आधे मेंबर्स को, ठीक है, चेयरमैन को छोड़ के पीछे कितने रह गए? 8 मेंबर्स। ठीक है जी। अगर हम 9 लें तो जो 4 मेंबर्स हैं उन्हें कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जी। ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। सैलरी कहां पे चार्ज होती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ओनली, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को ही अपना रेजिग्नेशन देते हैं। द चेयरमैन इज इनएलिजिबल फॉर एनी फर्दर गवर्नमेंट ऑफिस आफ्टर रिटायरमेंट। यूपीएससी के चेयरमैन रिटायरमेंट के बाद किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, किसी भी सरकारी दफ्तर में अपनी सर्विसेज सेवाएं नहीं दे सकते। ठीक है जी। इनका काम क्या है? जो आपको बताया जी, ग्रुप ए ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट करके देना। दूसरा है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। हर स्टेट का अपना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे पंजाब का पीपीएससी है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा का एचपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसे हर स्टेट का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन है। अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ स्टेट, इसके मेंबर एंड चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? स्टेट के गवर्नर। टेन्योर 6 साल, 6 इयर्स, रिटायरमेंट एज 62 इयर्स, 3 साल कम है जी यूपीएससी के मेंबर से, राइट। हाफ ऑफ द मेंबर्स मस्ट हैव एटलीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस अंडर द गवर्नमेंट, अंडर द स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जनरली इसमें 5 मेंबर रहते हैं। ठीक है जी। तो कम से कम 2 मेंबर्स को कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर हो। ठीक है जी। रेजिग्नेशन टू द गवर्नर ओनली, अगर रिजाइन करेंगे तो किसे करेंगे? सिर्फ गवर्नर को। दे कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्हें हटाने की पावर, रिमूव करने की पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। टर्मिनेशन की पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, ये बात अच्छे से ध्यान रखना। गवर्नर कैन ओनली सस्पेंड देम टेम्परेरीली, गवर्नर सिर्फ इन्हें सस्पेंड कर सकते हैं टेम्परेरीली, रिमूव नहीं कर सकते, टर्मिनेट नहीं कर सकते। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। आफ्टर रिटायरमेंट द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, रिटायरमेंट के बाद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के पास 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है जी। ही कैन बिकम द चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी, या तो यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं या मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि देखो यूपीएससी का हायर बॉडी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन लोअर बॉडी है। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन यूपीएससी में मेंबर भी जा सकता है या चेयरमैन भी जा सकता है। ठीक है जी। बट चेयरमैन ओनली इन केस ऑफ एनी अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन पहले स्टेट पब्लिक सर्विस, अपनी स्टेट को छोड़ के किसी दूसरी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को ज्वाइन कर रहा है, तो वो चेयरमैन दूसरी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में सिर्फ चेयरमैन ही ज्वाइन कर सकता है। ठीक है जी। वहां पे वो मेंबर ज्वाइन नहीं कर सकता,
क्योंकि स्टेट्स इक्विवेलेंट हैं। अगर किसी स्टेट फॉर एग्जांपल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन पंजाब को छोड़ के हरियाणा को ज्वाइन करता है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो वो हरियाणा में एज अ चेयरमैन ही ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि स्टेट्स का लेवल इक्वल है। अगर स्टेट में मेंबर ज्वाइन करता है तो उसकी डिमोशन हो जाएगी, तो डिमोशन नहीं की जा सकती, तो सेम रैंक पे ही ज्वाइन करना पड़ेगा उसे किसी दूसरे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में। डन। बस ये काम है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, एग्जाम कंडक्ट करके ग्रुप ए ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट करके देना, राइट। चलो, और एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया जा सकता है एसपीएससी की तरह, जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का कॉमन पब्लिक सर्विस कमीशन भी हो सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पार्लियामेंट के द्वारा, खास करके राज्यसभा के द्वारा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन पार्ट है 15th, आर्टिकल है 324 to 329, ठीक है। इलेक्शन कमीशन फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी दैट इज इलेक्शन कमीशन, ठीक है जी। कब इलेक्शंस होंगे, कितने फेजेस में होंगे, कितनी मशीनरी होगी, ठीक है जी। कब इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होगा कि कौन सी पार्टी को कौन सा सिंबल देना है, किसका सिंबल सस्पेंड करना है, ठीक है जी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करना, गवर्नर से एडवाइस लेना, ये सारा सिस्टम कौन देखता है? इलेक्शन कमीशन। बहुत पावरफुल बॉडी इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कंडक्ट करवाना देश में। इट कंडक्ट्स इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, द स्टेट लेजिस्लेचर, द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। पंचायतों को और म्यूनिसिपैलिटी को छोड़ के जो बाकी इलेक्शन इंडिया में, पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा, विधान परिषद के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, सभी कौन करवाते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है जी। अंडर आर्टिकल 324 द इलेक्शन कमीशन इज कंसिस्टेड ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है जी। आर्टिकल 224 के तहत एक तो होंगे जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी होंगे सिंपल इलेक्शन कमिश्नर्स। वो 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं। ये नंबर्स कौन फिक्स करता है जी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके पास पावर है। द प्रेसिडेंट कैन फिक्स द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर जो सिंपल वाले हैं, ठीक है। द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज 6 years एंड रिटायरमेंट एज इज 65 years। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इनका टेन्योर 6 साल का, रिटायरमेंट एज 65 years है। एज सच जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी कोई परमानेंट जो रिटायरमेंट एज या टेन्योर वो डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट, हिज रिमूवल प्रोसीजर इज सेम एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही हटाया जा सकता है, तो बहुत मुश्किल प्रोसेस है सीईसी को हटाना, ठीक है जी। सैलरी कहां से चार्ज होती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जो सिंपल इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हटा सकते हैं, किसके एडवाइस पे, किसके कहने पे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पे। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। जो इलेक्शन कमीशन का काम है पूरे देश में इलेक्शंस करवाना, बहुत भारी भरकम ड्यूटी है जिनकी, क्योंकि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, और फिर हमारा सेंटर है, फेडरल सिस्टम है, तो कोई ना कोई स्टेट्स की इलेक्शंस चलती रहती हैं। तो इंडिया में इलेक्शन भी एक तरह का त्योहार है, फेस्टिवल है, जिसे लोग सेलिब्रेट करते रहते हैं। डन जी। अगला देखते हैं, पार्ट 17th, आर्टिकल है 343 to 351। दीज आर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है जी। देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। सबसे पहले डबल स्टार मार्क कर लो, आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन, ठीक है जी। जो यूनियन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, ठीक है जी। आर्टिकल 343 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 343 क्लॉज 1, हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। ये कहता है कि जो हिंदी है वो यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। देश की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है जी, हर स्टेट की अलग लैंग्वेज है, देश की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल सरकार है, जो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो हिंदी होगी जी, ठीक है। हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 344 कमीशन एंड कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। जो पार्लियामेंट की कमेटी ने, पार्लियामेंट के कमीशन बैठे ऑफिशियल लैंग्वेजेस के ऊपर, उनका वेरवा दिया गया 344 में। नेक्स्ट, आर्टिकल 345 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट्स। हर स्टेट की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। पंजाब की पंजाबी है, महाराष्ट्र की मराठी, कर्नाटका की कन्नड़, गोवा की कोंकणी, तो जो अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका वेरवा दिया गया इसमें। आर्टिकल 346 ऑफिशियल लैंग्वेजेस फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अदर और स्टेट एंड यूनियन। एक या
मतलब दो स्टेट्स में आपस में जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो किस लैंग्वेज में होगा, या स्टेट और सेंटर में जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो किस लैंग्वेज में होगा, ये आर्टिकल 346 के अंदर दिया गया जी। आर्टिकल 347 स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू लैंग्वेज स्पोकन बाय सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। किसी स्टेट का कोई पर्टिकुलर सेक्शन है, कम्युनिटी है, कबीला है, जो कोई भाषा बोलता है, जिसकी कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज है, तो उसका सिस्टम दिया गया आर्टिकल 347 के अंदर। जो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रावधान है वो दिए गए हैं 347 में। ठीक है जी। आर्टिकल 348 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड फॉर एक्ट्स एंड बिल्स। ठीक है जी। कानून के लिए, बिल्स के लिए, या सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में जो लैंग्वेजेस यूज की जाएंगी, ये आर्टिकल 348 के अंदर दिया गया। और भी आर्टिकल्स है लेकिन ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ठीक है जी। हमारे 17th पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये क्या है जी, हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है जी। सो दोस्तों, होपफुली यहां तक आपको सारा कुछ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है। जैसे पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटी, ऑफिशियल लैंग्वेज, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ये सब। ठीक है जी। हमने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। ठीक है जी। आपका सारे डाउट्स दूर किए जाएंगे और बहुत जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है। अगले लेक्चर में और किसी नई चीज के साथ। और ऐसे ही हमारी जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है उसको भी फॉलो करते रहिए, ये आपके बहुत काम आने वाली है। और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं।